और इस वक्त की बेहद अहम खबर, बाबरी मस्जिद मामले पर जफरयाब जिलानी का बयान सामने आया है। उनका कहना है कि दिसंबर के पहले हफ्ते में दाखिल की जाएगी नजरसानी की दरख्वास्त। तो बाबरी मस्जिद मामले पर जफरयाब जिलानी का बयान, दिसंबर के पहले हफ्ते में दाखिल की जाएगी नजरसानी दरख्वास्त। पहला ड्राफ्ट तैयार हो चुका है, वकला के मुकम्मल गौर खौज के बाद दाखिल की जाएगी रिव्यू पिटीशन। बाबरी मस्जिद मामले पर जफरयाब जिलानी का बयान सामने आया है और चलिए सीधे रुख करेंगे लखनऊ में मौजूद हमारे रिपोर्टर तारिक कमर का। तारिक कमर, आपसे जानना चाहेंगे, जफरयाब जिलानी ने अपना एक बयान जारी किया है, क्या कुछ कहना है? हाँ देखिए, उन्होंने मंजरनामे को बिल्कुल वाज़ेह कर दिया है और ये साफ कर दिया है कि दिसंबर के पहले हफ्ते में बाकायदा तौर पर नजरसानी की दरखास्त दाखिल कर दी जाएगी, जैसा कि पहले भी इशारे दिए गए थे। और ये ऐलान बस इसलिए थोड़ा सा अहम मालूम होता है कि सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये ऐलान आया है। तो उसमें ये पहले ये कुछ समझा जा रहा था कि शायद सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड भी साथ चला जाए या इस तरह की कोई बात हो जाए कि दोनों में कुछ मफाहमत की गुंजाइश निकल आए तो ये दोनों लोग साथ चले जाएं। लेकिन अब क्योंकि मंजरनामा सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने अपनी तरफ से साफ कर दिया है, तो अब इनके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि अपने तौर पर करीबों को साथ लेकर ये अदालत का रुख करेंगे ना। तो देखिए, अब ये है कि 9 तारीख की आखिर, वैसे भी उससे पहले इन्हें जाना ही था, तो लेकिन उन्होंने पहला ड्राफ्ट अब तैयार कर दिया है। और पहला ड्राफ्ट जो तैयार हुआ है उस पर जो वकला हैं जो इस मुकदमे को बहुत करीब से देखते रहे हैं, तमाम इसके नशीब फराज से वाकिफ रहे हैं, तमाम नुकात पर उनकी गहरी और अमीर नजर है, तो उन्हीं के साथ तबादला ख्याल चल रहा है। पहले ड्राफ्ट पर वो गौर खोज कर रहे हैं, तो उस पर नजरसानी के बाद एक फाइनल ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा। उसके बाद बाकायदा तौर पर ये दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दी जाएगी, है ना। जी तारिक, ये भी खबरें आ रही हैं कि लगातार एक खास तबके की तरफ से इसकी मुखालिफत भी की जा रही है। हाँ हिना, देखिए जैसे जैसे ये नजरसानी की दरखास्त का मामला उठा तो एक तबके ने बाकायदा तौर पर मुखालफत की, और देखिए मुखालफत के भी उनके पास अपने जवाब मौजूद हैं। एक तबके का मानना यह है कि जब पहले ये बात कह दी गई थी कि ख्वाह फैसला हक में आए या खिलाफ आए, तो फिर नजरसानी की दरखास्त देने का कोई जवाब नहीं है, नहीं जाना चाहिए। एक तबके का मानना यह भी है कि इस मामले को अब सिर्फ भाईचारे से जोड़कर देखना चाहिए, अब हिंदू मुस्लिम एकता के पस मंजर में देखना चाहिए, अब इस मामले को हमेशा हमेशा के लिए दफन कर देना चाहिए। लेकिन देखिए, इन तमाम जवाजात के और इन तमाम ख्यालात के पस मंजर में एक मामला शरीयत का भी है, और जो जिम्मेदार उलमाए कराम है पर्सनल लैबोरेटरी वो ये मानते हैं कि देखिए शरीयत ने हमसे ये कहा है कि आखिरी लम्हे तक जद्दोजहद करते रहिए अपने हुकूक की बाजियाबी के लिए, और जब हमको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे हुकूक सल्ब किए जा रहे हैं तो उसकी बाजियाबी के लिए हम आखिरी ऐसा क्यों कोई भी काम छोड़ दें जो हमें दस्तूर इजाजत देता है या शरीयत इजाजत देती है। तो उनके पास जवाब यह है कि शरीयत और दस्तूर, आइन हिंदुस्तान के दस्तूर ने और इस्लामी शरीयत ने हमें जवाब दिए हैं, तो हम इसको अवेल करना चाहते हैं, इसका फायदा उठाना चाहते हैं। तो इसी पेश नजर वो लोग पेशरफ्त कर रहे हैं नजरसानी की दरखास्त देने के लिए। देखिए, सबके अपने अपने जवाब हैं, और जब सबकी बात सुनिए तो सबके जवाब सही मालूम होते हैं। हिना जी, बहुत बहुत शुक्रिया तारिक कमर तमाम तर तफसीली जानकारी के लिए। एक और बड़ी खबर मुंबई से आ रही है, जहां शरद पवार की रिहाइशगाह पर खास मीटिंग हो रही है। इस मीटिंग में कांग्रेस लीडरों के साथ शरद पवार तबादला ख्याल कर रहे हैं। जो अहम नाम है कांग्रेस की तरफ से वो है अहमद पटेल, वेणुगोपाल, मल्लिकार्जुन खड़गे इस अहम मीटिंग में मौजूद हैं। कलमदानों की तकसीम के ताल्लुक से इस मीटिंग में गौर खौज किया जा रहा है। एक और अहम खबर कि उद्धव ठाकरे से शरद पवार से पहले 4 बजे मुलाकात करेंगे। शरद पवार ने एनसीपी के नौमुंतखब अरकान असेंबली की भी एक अहम मीटिंग तलब की है। तो मुंबई से इस वक्त ये बड़ी खबर है जिसमें शरद पवार की रिहाइशगाह पर कांग्रेस लीडरों के साथ अहम मीटिंग हो रही है। शरद पवार इस मीटिंग में कलमदानों की तकसीम के ताल्लुक से गौर खौज कर रहे हैं। इसमें अहमद पटेल, वेणुगोपाल, मल्लिकार्जुन भी मौजूद हैं। और मजीद जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे मुंबई का, जहां मौजूद है हमारे साथी अमित राय। अमित, क्या कुछ जानकारी इस मीटिंग के ताल्लुक से? शरद पवार लगातार बैठकों का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। पिछले 1 घंटे से जो है शरद पवार के घर सिल्वर ओक पे बैठक चल रही है। बैठक में जो है अहमद पटेल, केसी वेणुगोपाल, पृथ्वीराज चौहान समेत कई बड़े नेता मौजूद हैं, और कल के शपथ विधि कार्यक्रम को लेकर और मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा को लेकर जो है ये बैठक है। बताया जा रहा है कि तीनों ही पार्टी से जो है 3-3 जो है मंत्री की शपथ लेंगे। 3-3 लोग जो है
इस पूरे मामले में। और इसके बाद जो है कुछ ही देर में जो है उद्धव ठाकरे की भी बैठक होगी यहाँ पे शरद पवार के साथ, और किस किस को न्योता देना है कल के कार्यक्रम में शामिल होने पे, उस पर भी विचार विमर्श किया जा रहा है। ये भी बता रहे हैं आदित्य ठाकरे जो है वो न्योता लेके पहुंचेंगे सोनिया गांधी के पास कल के कार्यक्रम का। तब सोनिया गांधी जो है डिसाइड करेंगी कि कल के कार्यक्रम में वो सम्मिलित हो पाएंगी या किसी कारणवश जो है वो सम्मिलित नहीं हो पाएंगे। इसके अलावा जो है जितने भी मुख्यमंत्री हैं उन सभी को जो बुलाया जा रहा है, और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, नवीन पटनायक समेत जो है कई बड़े नेता जो है कल के कार्यक्रम में सम्मिलित हो सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को भी जो है न्योता भेजा जा रहा है, और उसकी सूची जो है वो शरद पवार तैयार कर रहा है। और इसी को मद्देनजर जो है बैठक जो है अहमद पटेल के साथ जो है पिछले 1 घंटे से शरद पवार के घर पे चल रही है। और जब ये तीनों पक्षों की बैठक खत्म हो जाएगी तो खबर ये भी आ रही है कि वाई चौहान सेंटर में जो है शरद पवार अपने सभी नेताओं के साथ ही बैठक करेंगे, उसमें कुछ विधायक भी शामिल होंगे। जी अमित, शरद पवार आज एनसीपी के जो अरकान असेंबली है उनसे भी मुलाकात करने वाले हैं, उनसे भी एक खास जो है मीटिंग होने वाली है, इसकी कुछ तफसीलात? देखिए जो सूत्र हमारे बता रहे हैं कि अजीत पवार को लेकर शायद ये बैठक रखी गई है कि अजीत पवार को जो है पार्टी में किस तरह स्थान दिया जाएगा, क्या उनका राजनीतिक भविष्य होगा, को लेकर बैठक चल रही है। तो ये भी हमें बता रहे हैं कि शायद विधायक दल के नेता पर अजीत पवार की वापसी हो सकती है, ये सूत्रों से हमारी जानकारी आ रही है। और इसी को लेकर जो है लगातार बैठकों का दौर शुरू हो गया, जिस तरह से हमने देखा कि अजीत पवार की घर वापसी हो गई है। और इसी के मद्देनजर जो है बीजेपी की सरकार जो है 78 घंटे में गिर गई कि देवेंद्र फडणवीस को भी रिजाइन करना पड़ा। तो कहीं न कहीं अजीत पवार से जो गलतियां हुई है उसको लेकर एक खेमा जो है उनका लगातार विरोध कर रहा है, लेकिन दूसरा खेमा ये कह रहा है कि उनकी घर वापसी की वजह से ही संभावनाएं आगे की कुछ हद तक बन पाई हैं। तो शायद जो है आज की बैठक में जो सूत्र बता रहे हैं कि उनके विधायक दल के नेता का ऐलान भी हो सकता है, लेकिन इसकी पुख्ता तौर पर कोई जानकारी नहीं है, कोई पुष्टि नहीं कर रहा है। ये सारी खबरें जो है वो सूत्रों के हवाले सामने आ रही हैं। जी अमित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम तर जानकारी के लिए। आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। लगातार शरद पवार जो है वो मीटिंग्स का सिलसिला जारी रखे हुए हैं, और इस सब के बीच महाराष्ट्र में हलफबरदारी तकरीब की तैयारियां भी उरूज पर हैं। इस तकरीब में मुल्क के तकरीबन सभी सियासी लीडर शामिल होने वाले हैं। इस सिलसिले में शिवसेना लीडर एकनाथ शिंदे ने हमारे नुमाइंदे वसीम अंसारी से खास बातचीत की। कल किस तरह का पूरा एक सेरेमनी का प्रोग्राम किया गया है? बहुत ही ऐतिहासिक जो शपथ विधि समारोह होगा जो शिवतीर्थ में होगा, जहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज है, जहाँ हमारे आदरणीय शिवसेना प्रमुख जी का स्मारक है, और उनके आशीर्वाद से ये शिवतीर्थ में बहुत ही ऐतिहासिक समारोह होगा। उद्धव ठाकरे साहब हमारे मुख्यमंत्री हो गए, इसकी खुशी हमें सभी लोगों को है। महाराष्ट्र की तमाम जनता ये चाहती थी, और ये जो है कल पूरा होने जा रहा है। ये सरकार जो है हमारी महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की एक मजबूत सरकार है, एक स्टेबल गवर्नमेंट यहाँ पर स्थापित होगी जो राज्य के जनता के हित में काम करे। सर किस किस को बुलाया गया दिल्ली? सोनिया गांधी जी को बुलाया, राष्ट्रपति सभी लोगों को यहाँ पर न्योता दिया जाएगा। अभी उसके लिए भी पोर्टफोलियो को लेकर किस तरह की बात हुई? अभी पोर्टफोलियो के बारे में नहीं, वरिष्ठ नेता इसमें ये थे एकनाथ शिंदे जी, जिनका साफ तौर पे कहना था कि एक ऐतिहासिक माहौल बनाया जाएगा, इसके बाद ही सारे चीजों को देखा जाएगा। जहां तक पोर्टफोलियो की बात है उसके लेकर बैठक होगी, बैठक के बाद इस पर निर्णय लिया जाएगा। लेकिन महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक सभी नेताओं को इस जो शपथ विधि कार्यक्रम है उसमें बुलाया जाएगा। मुंबई से राजमणि पिल्ले के साथ वसीम अंसारी, न्यूज 18। और महाराष्ट्र में नई हुकूमत का आगाज होने वाला है, ऐसे में वहां के आम लोगों का क्या कुछ कहना है, आइए देखते हैं। युति के नंबर हमारे पास थे और हमने महायुति करके चुनाव लड़ा। चुनाव लड़ने के बाद 162 करीबन 162 हमारे एमएलए चुन के भी आए, पर मुख्यमंत्री किसका होना चाहिए इसके ऊपर हमारा विवाद आपस में ये बातें इतनी अंत तक गई कि आखिर दोनों पार्टी अलग अलग हुई, और इससे कारण भारतीय जनता पार्टी अकेले के बल पर या अपने दोस्त के साथ या पार्टी में हमारा मुख्यमंत्री नहीं बना सकती। को धोखेबाज मानते हैं आप? मैं नहीं मानता अजित दादा को धोखेबाज। मैं ये बता, अजित दादा को धोखेबाज मानने से पहले हमने उनको क्यों लिया? जब आपको पता था कि अजित दादा के ऊपर एलिगेशन आपने किए थे तो ऐसे आदमी को हमने लेना ही नहीं था। अजीत पवार को मनाने में एनसीपी लीडर छगन भुजबल का बड़ा रोल रहा है। छगन भुजबल ने न्यूज 18 उर्दू से खास बातचीत में कहा कि हम सब कुछ भूल कर एक अच्छी हुकूमत का मुजाहरा करेंगे।
सर आपने काफी मेहनत की और अजीत पवार जी को बाकायदा एक बार फिर उसी प्रतिष्ठा के साथ पार्टी में ले आए। पार्टी में किस तरह माहौल है, क्या आपकी कोशिश पूरी हुई? मेरी कोशिश पूरी हुई, सिर्फ मेरी कोशिश नहीं, बहुत सारे लोगों ने उसमें कोशिश की और हम उसमें कामयाब हुए। और मैं मगर पार्टी के सारे सदस्य, घर के जो फैमिली के सारे सदस्य, सामान्य कार्यकर्ता और जनता भी इस काम से, उनके घर वापसी से बहुत खुश है। मैं एक ही बात कहूंगा कि 2-3 दिन में जो हुआ सबको भूल जाना चाहिए और जैसे कुछ नहीं हुआ ऐसे ही समझकर काम पर लगना चाहिए। एक आखिरी सवाल की 3 विचारधाराओं की पार्टी बन चुकी है, मंत्री के पोर्टफोलियो के लिए किस तरह चर्चा होगी और कैसे जिम्मेदारियां बांटी जाएगी? इस देश में 3 पार्टियों की नहीं, उससे भी ज्यादा पार्टियां एक होकर उन्होंने सरकार ठीक ढंग से चलाई है और ये भी सरकार जो है अपना पूरा कार्यकाल पूरा करेगी और आगे भी यही लोग जो है सत्ता में आएंगे। हमसे बात करने के लिए छगन भुजबल जी, साफ तौर पर इनका ये कहना था कि महाराष्ट्र में 3 विचारधारा की भले ही पार्टी हो लेकिन ये 5 साल सरकार चलाएगी। साथ ही अजीत पवार को पार्टी में आने के बाद पार्टी के कार्यकर्ताओं में और नेताओं में काफी उत्साह है। मुंबई से राजमणी पिल्ले के साथ वसीम अंसारी, न्यूज 18। मला सर्वप्रथम आनंद होतो आपल्या सगळ्यांना इथे बघून। वेळोवेळी इथे मी येत असतो आणि विधान भवनात गेले कित्येक वर्ष येत असतो, वेगळे वेगळे विषय घेऊन यायचो। कधी विधान भवनचं सत्र बघायला यायचो, कधी मंत्र्यांना भेटायला यायचो, पण मला वाटतं पहिल्यांदा इथे बोलायची तुमच्याशी एक संधी मिळते, कारण नाहीतर माझ्यावर हक्कभंगाचा काही हे झालं असतं। पण आज आमदार म्हणून येतोय, आज खरोखर मी महाराष्ट्राचे आभार मानतो, सगळे जनतेचे आभार मानतो की ही संधी आम्हाला सगळ्यांना दिली। एक नवी दिशा द्यायला चाललेलो आहे, देशाला, महाराष्ट्राला नवा महाराष्ट्र घडवण्याचा प्रयत्न आहेच। मला वाटतं इतर काही जे डिटेल्स आहेत जे आपण मला आता विचारत होत्या ते सगळे नंतर मिळणार आहे, पण मी आपल्याला एवढंच सांगतो आणि पुन्हा पुन्हा सांगत असतो की हे काम आम्ही जे सुरू करत आहोत, आपण सगळेच प्रेसचे सगळे जे बांधव आहात, मित्र आहात, आम्हाला नेहमी जिथे बरोबर तिथे बरोबर सांगत असता, चुकतो तिथे चुकतो सांगत असता आणि असंच आपलं कार्य सुरू ठेवा। मला अजून एक एक्साइटमेंट नक्कीच आहे, कारण आज आपण बघितलं असेल शपथ घेत असताना खूप तरुण तिथे मित्रमंडळी आहे, वेगळ्या वेगळ्या पक्षांमधून आहे, योगेश कदम असतील, ऋतुराज पाटील असतील, रोहित पवार आहेत, झीशान शेख आहेत, सगळेच, आणि यांच्यावर काम करत असताना उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के अगले वज़ीर आला होंगे। कल शाम मुंबई के शिवाजी पार्क में उद्धव ठाकरे ओहदे का हलफ लेंगे। मुस्लिम उलमा कराम और दानिश्वरों ने शिवसेना लीडर उद्धव ठाकरे का बतौर वज़ीर आला खैर मकदम किया। मुस्लिम नुमाइंदों ने वाज़ेह किया कि महाआघाड़ी की कामयाबी महाराष्ट्र की सियासत का एक नया बाब होगी। उलमा ने रियासत की आवाम की तरक्की के साथ साथ अक़लियतों की तरक्की को भी लाजिम व मुलज़ूम बनाने का मुतालबा किया। सबसे पहले तो महाराष्ट्र के तमाम महाराष्ट्र वासियों को और इस नई आने वाली गवर्नमेंट को मुबारकबादी पेश करता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि दुआ करता हूं कि ये गवर्नमेंट महाराष्ट्र के हक में मुफीद साबित हो, यहाँ के लोगों के लिए, किसानों के लिए, गरीबों के लिए, मजलूमों के हक में मुफीद साबित हो। हम सबसे पहले इसको इस निगाह से देखते हैं कि एक नया पैगाम हिंदुस्तान में अब जाएगा कि ये हिंदुस्तान अब किसी एक पार्टी की जागीर नहीं रहा। ये चलन जो पिछले कुछ सालों से 5-6 सालों से चल रहा था उस पर ब्रेक लग जाएगा और सारी छोटी पार्टियों के लिए दरवाजा खुल जाएगा। जो इंसाफ पसंद लोग हैं उनके लिए भी दरवाजा खुलेगा और जो कहीं भटके हुए थे उनको भी सही रास्ता दिख रहा है कि इस मुल्क में सिर्फ जो है नफरत की राजनीति करके आगे नहीं बढ़ा जा सकता। आज से 70 साल कबल 26 नवंबर 1949 को बाबा साहेब अम्बेडकर ने हिंदुस्तान का सेकुलर दस्तूर जो है उसको मुरत्तब किया था और आज उनका बनाया हुआ दस्तूर जो है उस पर अमल हुआ और यहाँ पर वो पार्टी जो सेकुलर को ख़त्म करना चाहती थी उसको आज ख़त्म कर दिया गया, उसकी हुकूमत को आज ख़त्म कर दिया गया। हम ये जो सरकार है इसको वेलकम करते हैं और बहुत मेहनत हुई है सरकार बनने के एतबार से। सारी जो है सेक्युलर पार्टीज़ है और जो 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 ऊंची सोच रखती है वो लोग मिलके ये जो सरकार बना रहे हैं, हम इसका बहुत बहुत खैर मकदम करते हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी और दिल्ली में पिछली सरकारों पर निशाना साधा। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब के दौरान अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में जो काम 70 बरसों में नहीं हुए थे वो उनकी सरकार ने कर दिखाए। 30-40 साल में
दिल्ली के अंदर काफ़ी माइग्रेशन हुआ, बाहर से बहुत सारे लोग आए। उसी वजह से चूंकि डीडीए की जिम्मेदारी थी दिल्ली के अंदर लोगों को सस्ते दाम में घर मुहैया कराने की, लेकिन जितनी डिमांड थी उस डिमांड के हिसाब से उतने घर नहीं बन पाए, तो दिल्ली के अंदर कच्ची कॉलोनियां बहुत बड़े स्केल के ऊपर बन गईं। इन कच्ची कॉलोनियों के अंदर सरकारें, पुरानी सरकारें जो हैं वो विकास नहीं कर पाई, उन्होंने विकास नहीं किया, जिसकी वजह से लोगों की ज़िंदगी इन कच्ची कॉलोनियों के अंदर बिल्कुल नरक की तरह बनती गई। पिछले 5 वर्ष में दिल्ली सरकार ने, जब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, हमने इन दोनों मुद्दों के ऊपर, कच्ची कॉलोनियों को पक्का कराने के लिए भी और कच्ची कॉलोनियों के विकास के लिए भी बहुत बड़े स्तर के ऊपर काम किया है। तो जिस स्केल के ऊपर पिछले 5 साल में कच्ची कॉलोनी में विकास हुआ है, इस तरह का विकास आज तक दिल्ली में 70 साल में कभी नहीं देखा गया। प्याज के लिए मैं कहना चाहता हूं कि केंद्र सरकार ने प्याज देने बंद कर दिए हैं। ये दुख की बात है, हम उन्हें लिखने वाले हैं कि आप प्याज की सप्लाई कंटिन्यू रखिए, ताकि केंद्र सरकार हमें प्याज देती है, उसी के आधार पर हम दिल्ली में जगह जगह प्याज बांटते हैं। तो केंद्र सरकार ने कल या परसों से प्याज देने बंद कर दिए हैं। नॉर्वे में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ दुनिया भर में गम गुस्से का इजहार जारी है। मुंबई में उलमाए कराम ने कुरान शरीफ की बेहुरमती का जवाब कुरान ख्वानी और कुरान मजीद के नुस्खों की तकसीम से दिया है। बेहुरमती के खिलाफ पुरअमन एहतजाज भी किया गया। उलमाए कराम ने कुरान शरीफ के पैगाम को आम करने और कुरान मुक़द्दस के मुतल्लिक़ अक़यार में फैली गलत फहमियों का इज़ाला करने पर जोर दिया। गुज़िश्ता हफ्ते नॉर्वे में इस्लाम मुखालिफ रैली निकाली गई थी, जहां स्टॉप इस्लामिनाइजेशन के एक लीडर लॉरेंस थॉर्सन ने कुरान करीम को नज़रातिश करने की कोशिश की थी। नॉर्वे में जो कुरान पाक की तौहीन की गई है, ये इस्लामी फोबिया जो फैल रहा है बहुत तेज़ी से, ये सबके लिए नुकसानदेह साबित होगा आगे जाके, क्योंकि मुसलमान किसी के मज़हब की बेहुरमती नहीं करता, न किसी मज़हब की किताब, किसी की मजहबी किताब की बेहुरमती करता है। हमारे यहाँ बड़ी सख्ती से ममानियत है इस बात की। कुरान पाक की जिस तरह तौहीन की गई है, इससे मुसलमानों की जज्बात बहुत मजरूह, तकलीफदेह हुई, हमारे दिल को ठेस पहुँची है, हमारे जज्बात को उभारने की कोशिश की गई है। मुसलमान सब्र से काम ले रहा है। हम सबसे पहले मुसलमानों से ये अपील कर रहे हैं कि वो कुरान को पढ़ें, कुरान को समझें और कुरान के अहकामात पर अमल करें। दूसरी बात, गैरों के सामने कुरान की असल तालीमात को पेश करें। जो लोग कुरान की तालीमात से वाकिफ़ नहीं हैं और ऐसा नफ़रत फैलाने वाली तंजीमों या सोसाइटी से जुड़े हुए हैं, उसकी वजह से ऐसे मामला पेश आते हैं। तो उसका काउंटर ये है कि हम खुद कुरान पढ़ के समझ के लोगों को बताएं और साथ ही साथ गैरों को बताएं कि भाई हमारा कुरान ऐसे कोई तालीम नहीं देता है। मुल्क की अहम सियासी पार्टियां मुसलमानों को गुमराह कर रही हैं। मुसलमानों का सियासी इस्तेहसाल हो रहा है। महाराष्ट्र में हो रही सियासत इसकी वाज़ेह मिसाल है। बेंगलुरु में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के इजलास में इन तमाम ख्यालात का इजहार किया गया। मुस्लिम लीग के रियासती सदर दस्तगीर आगा ने कहा कि केरला की तर्ज पर दीगर रियासतों के मुसलमानों में सियासी बेदारी का मुजाहरा किया जाए। कर्नाटक के मुख्तलिफ अजला में इन दिनों इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग अपने यूनिट कायम कर रही है। बेंगलुरु के हेगड़े नगर में IUML की शाख का इफ्तिताह किया गया। कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर रमायत खान ने मुस्लिम लीग में शमूलियत इख्तियार की। आपस में और मुसलमानों के साथ दलित और क्रिश्चियन जो भी अकलियत में है, माइनॉरिटी में है, सब लोगों को जोड़ने के लिए मुस्लिम लीग से बेहतर प्लेटफॉर्म नहीं है, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म पे चलते हुए केरल में आज एक मॉडल बना चुके हैं कि पूरे अकलियतों को, क्रिश्चियनों को, दलितों को साथ में लेके एक इंसानियत क्या चीज़ होती है। जो है मुसलमानों को पहले अपने आप पर भरोसा करके एक प्लेटफॉर्म पर या अपने अपने इलाकों के अंदर मुत्तहिद होकर कोशिश करना है। कब तक साथ देते रहेंगे? शरद पवार की पार्टी को साथ दिए, वो शिवसेना के साथ करीब होने जा रही है, और किसी और पार्टी को साथ दिए, MIM को साथ दिए, उससे भी मुसलमानों को नुकसान हुआ। ठीक है, मुसलमानों का इस्तेहसाल हो रहा है। काफ़ी साल से जब मैं देख रहा था कि लोगों की यहाँ पे सही से जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं पहुँच नहीं रही हैं, तो फिर मैंने सोचा कि मैं खुद क्यों ना कुछ करूँ। ऐसा नहीं कि बैठ कर देखें कि कोई और आएगा और कुछ करेगा, इसलिए मैं खुद कूद गया। पिछले चंद सालों से उसकी बुनियादें थोड़ी बहुत हमारे इस रियासत कर्नाटक में कमज़ोर हुई हैं, और फिर से हमारे लीडरों ने इस बात की कोशिश की है कि कर्नाटक में दोबारा उसे मजबूत किया जाए। अलग अलग शहरों में अलग अलग मकामात पर जाकर
हम लोग अलग अलग यूनिट्स कायम कर रहे हैं, अलग अलग तंजीमों को हम जगाने की कोशिश कर रहे हैं। आम लोगों में शदीद नाराजगी है। पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ने से रोजमर्रा की चीज़ों पर भी इसका असर पड़ने वाला है। आम लोगों का कहना यही है कि बढ़ती महंगाई ने उनके बावर्ची खाने का बजट बिगाड़ दिया है। इसकी वजह से उन्हें काफ़ी परेशानियां हैं। आम जनता के लिए बेकार दिन है और क्या, और इससे बेहतर तो कुछ होगा नहीं। तो बेकार से बेकार दिन आते जा रहा है, अच्छे दिन आए कहाँ है। पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, महंगाई बढ़ते जा रहा है, आम पब्लिक को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है और क्या है। काफ़ी हम लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ता है। जो 500 रुपये में हमको 10 लीटर पेट्रोल होता था, आज 500 रुपये में हमको बहुत कम पेट्रोल हो रहा है, 6 लीटर 5 लीटर हो रहा है। तो काफ़ी दिक्कत मने हो रहा है। पैसा कौड़ी का भी समस्या है, नौकरी चाकरी का भी समस्या है। इसके सरकार में कोई वैकेंसी भी नहीं है, युवा वर्ग का कोई रोजगार भी नहीं है। पेट्रोल तो इतना और डीजल इतना महंगाई होते जा रहा है जिसका कोई हद हिसाब नहीं है। इस पर क्या बोला जाए। मोदी जी स्टार्टिंग में बोले थे 2014 का चुनाव लड़े थे इलेक्शन में, उसमें बोले थे कि पेट्रोल हम 30 रुपये 40 रुपये लीटर बोलते थे, यही 80 रुपया 90 रुपये बिक रहा। अभी तो मतलब कम ही है। कुछ दिन पहले 90 रुपये तक हुआ था पेट्रोल का दाम। इसके बाद मतलब क्या यही कहा जाए, अगर विपक्ष में रहते हैं तो बोलते हैं कि ये है वो है, क्या किया जाए। और जो है इस इतनी महंगी, हर एक चीज़ में महंगी, पेट्रोल ईंधन में महंगी और सब भी जो है अन्य सामग्रियों पर महंगी जो है, इस तरह से जो हो रही है, सरकार पर इसको ध्यान देनी चाहिए। इस पर तो नागरिक के तो हानि है ही है, जनता के तो हानि है ही है। भारत सरकार तो जो अपने प्रक्रिया अपनाए हुए अपना, कभी इस पर तो कभी गैस पर, तो देखिए ना, आप लोग के भी नज़र में है ना, इस पर तो भी तो सरकार को सोचना चाहिए था ना। और वहीं दिल्ली में एक बार फिर प्याज की बढ़ती कीमतों ने आम लोगों की जिंदगी को दुश्वारकुन कर दिया है। दिल्ली में प्याज 100 रुपये किलो फरोख्त हो रही है। प्याज की बढ़ती कीमत ने लोगों के बावर्ची खाने का बजट ही खराब कर रख दिया है। राजधानी दिल्ली में एक बार फिर प्याज का दाम बढ़ गया है। प्याज 100 रुपये किलो बिक रहा है। कहा जा सकता है कि अब यह लोगों के लिए चिंता का विषय बन गया है, क्योंकि पिछले दिनों जब प्याज का दाम बढ़ गया था तो तमाम तरह के लोग बातें करते थे। उसके बाद दिल्ली सरकार की तरफ से और केंद्र सरकार की तरफ से दिल्ली में जो है जगह जगह स्टॉल लगा करके सस्ते दाम पे प्याज उपलब्ध कराए गए थे। लेकिन अगर आज की बात की जाए तो आज मार्केट में जो है प्याज 100 रुपया किलो बिक रहा है। अगर देखा जाए तो प्याज जो है सेब और अनार के दाम से ज़्यादा महंगा बिक रहा है, जो एक चिंता का विषय बन गया है। आम लोग बहुत ही परेशान हैं। आप देख सकते हैं कि जो प्याज है यहाँ पे यह 100 रुपया किलो बिक रहा है। तो कुल मिला के कहा जा रहा है, जो दुकानदार हैं वो बता रहे हैं कि बाहर से जो प्याज का जो आवक है वह कम हो गया है, जिसके वजह से प्याज के दाम में बढ़ोतरी हो गई है। और समय रहते अगर आवक की खेप समय से नहीं पहुंचेगी मार्केट में तो और भी महंगा हो सकता है, जो लोगों के घर का बजट बिगाड़ सकता है। देखा जाए तो लोग काफ़ी परेशान हैं, लेकिन चूंकि अब सब्जी की ज़रूरत है, सब्जी में प्याज की आवश्यकता होती है और प्याज से ही भोजन जो है स्वादिष्ट बनता है, लिहाजा हर आदमी को प्याज चाहिए। महंगा है, लोग पहले 1 किलो 2 किलो खरीदते थे, लेकिन अब आधा किलो और पाव के भाव से यहाँ पे खरीद रहे हैं। हमारे साथ एक दुकानदार है। भैया प्याज इस समय क्या भाव बिक रहा है? 100 रुपये किलो। कब से महंगाई बढ़ गई है? मैं तो आया मुझे तो 10-12 दिन हो गए जब से 100 रुपये है गया। 70 रुपये हुई थी, फिर 100 हो गई, फिर 80 हो गई, फिर 100 हो गई दोबारा। क्या उम्मीद किया जाए, कब से सस्ता हो सकता है, कब सस्ता होगा? ये तो कुछ नहीं कह सकते। ये तो बाहर से जब आएगी तो सस्ता होगा, अब नहीं आ रही तो क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे जो दुकानदार हैं वो बता रहे हैं कि चूंकि बाहर से प्याज जो है मतलब मार्केट में पहुंच नहीं पा रहा, जिसकी वजह से डिमांड अधिक है, महंगाई बढ़ गई है। और जब तक जो आवक तेज नहीं होगा तब तक जो है यही भाव रहेगा। लगातार कई दिनों से प्याज 100 रुपया किलो बिक रहा है। यहाँ पे तमाम लोग हैं जो खरीदने आए। चलिए इन लोग से जानते हैं कि ये लोग आए हुए हैं। भैया अगर बात किया जाए तो इस समय प्याज जो है मार्केट में 100 रुपया किलो हो गया है। चिंता का तो विषय है, मगर अब क्या किया जाए, जो महंगाई बढ़ रही है तो उसको कर सकते हैं, सब जगह पे है। तो सरकार से क्या अपील करना चाहिए? देखा जाए तो दिल्ली सरकार की तरफ जगह जगह स्टॉल लगाकर सस्ते दामों पर उपलब्ध कराया गया था। वो अगर सरकार ऐसे कर सकती है तो और अच्छी बात है। लोगों को, पब्लिक को आसानी होगी, थोड़ा सा राहत मिलेगी आदमी को। लेकिन फिलहाल जो है प्याज के दाम ने लोगों के घर का बजट बिगाड़ दिया है। यस, प्याज ने काफ़ी वो किया है और हर जगह पे प्याज की ज़रूरत पड़ती है आदमी को। लहसुन भी इससे ज़्यादा महंगा, तो लहसुन का भी भाव है प्याज के अलावा। और तो ये रोजमर्रा की चीज़ें, इसको सस्ती होनी चाहिए। तो सुना आपने, चूंकि प्याज
रोज़मर्रा की ज़रूरत है, भोजन में हर आवश्यकता होती है, लेकिन जो सारे जो स्वादिष्ट भोजन बनते हैं सब में जो है प्याज की आवश्यकता होती है, जैसा कि बता रहे हैं। तो अब इसको सस्ती होनी चाहिए, जैसा खुद ये कह रहे हैं, और सरकार की तरफ से जो है और जगह जगह स्टॉल लगा कर सस्ते दामों पे उपलब्ध कराया जाए। तो कुल मिला के देखा जाए तो प्याज की लगातार मांग बढ़ रही है, और जिस तरह से अब दुकानदार बता रहे हैं कि आवक कम हो रहा है, उस वजह से यह एक बहुत बड़ा चिंता का विषय बना हुआ है, क्योंकि सेब और अनार के जो दाम है इससे सस्ते हैं। प्याज के दाम वो मार्केट में 80 रुपये किलो बिक रहे हैं और प्याज 100 रुपये किलो बिक रहा है। कैमरा पर्सन प्रकाश गुप्ता के साथ राजीव तिवारी, न्यूज़ 18 दिल्ली। खबरों में फिलहाल इतना ही। आदाब।